माइनॉरिटी के होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, जिनकी लिंचिंग हो जाती है, हम उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कराएंगे तो किसी को डर ही नहीं है। मेरे जैसे 15, 20, 25 ऑफिस और हो जाएंगे पूरे देश में, तो ये जो अन्याय चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। जो सेंसिटिव मामला होता है तो महमूद प्राचा सर ही उस केस को क्यों लड़ते हैं, चाहे वो दिल्ली दंगा मामला हो, चाहे वो फरीदाबाद का मामला हो, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें बुनियादी फ़र्क ये है, सेंसिटिव मामले सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, और भी लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी तंजीमें कर रहे हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, जो बाकी लोग नहीं कर रहे, उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। दंगा होता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हमला होता है, जैसे हाथरस का ही कांड हुआ, ये यहाँ संगम विहार का एक और कांड हुआ, उसके बाद एक कैंटोनमेंट बोर्ड का हुआ। तो क्या होता है, दंगे में हम जो लोग माइनॉरिटी के होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, जिनकी लिंचिंग हो जाती है, हम उन लोगों को छुड़ा लेते हैं, क्योंकि उल्टा उन्हें ही बंद कर दिया जाता है। दिल्ली के दंगे का लेटेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, गुजरात मॉडल को रिपीट करने की कोशिश हुई यहाँ पे। तो इतना बड़ा ज़्यादती की मुसलमानों के साथ, और इल्ज़ाम भी उन्हीं पे लगा दिया। तो आम तौर पे सारी तंजीमें क्या कर रही हैं कि उन लोगों को छुड़ा लेते हैं, कॉम्पनसेशन दिला देते हैं, घर बनवा देते हैं, उनके ज़ख्मों पे मलहम लगवा देते हैं। ये प्रॉब्लम हल करने का 25% ये सोल्यूशन है, सिर्फ 25%। हम भी ये काम करते हैं, हमने भी बहुत सारे लोगों को दिल्ली दंगों में भी और दूसरे केसेस में से भी छोड़ा है, लेकिन एक दूसरा काम जो हम ही कर रहे हैं और नहीं करते लोग, इसीलिए हमारे पास लोग आते हैं। और वो असली काम है, 75% काम वो है कि जो पुलिस ऑफिसर्स, जो सरकारी ऑफिसर्स, जो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे या अपने किसी लालच से भारत का संविधान तोड़ के, भारत के कानून को तोड़ के दंगे करते हैं और करवाते हैं आरएसएस बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स से या और दंगाई लोगों से, जो लोग शामिल होके करते हैं या वक्त पे पहुंच के नहीं रोकते, ये दोनों ही कानून की नज़र में जुर्म हैं, अपराध हैं, क्राइम हैं। तो अगर हम पुलिस के खिलाफ और सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, कानून तोड़ने की, दंगाइयों की और अपराधियों की मदद करने की और अपराध कराने की, उसमें साजिश में शामिल रहने की, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें कभी रुकेंगी? उनको तो कोई डर ही नहीं होता। वो अभी करोड़ों मुसलमान बाकी हैं, करोड़ों शेड्यूल कास्ट बाकी हैं, करोड़ों ट्राइबल्स बाकी हैं, करोड़ों माइनॉरिटीज़ के और लोग बाकी हैं, ओबीसीज़ के लोग बाकी हैं। वो तो मारते रहेंगे और हम बचाते रहेंगे। सिर्फ जब तक हम कानून का पालन करके, संविधान के दायरे में रह के उनकी मुखालफत नहीं करेंगे और उनको मुल्जिम नहीं बनाएंगे, तब तो कानून का डर उनके दिल में पैदा होगा कि अगर मैंने ये जाके मुसलमानों के घर जलाए या ये ट्राइबल्स के घर जलाए, पुलिस की बात कर रहा हूँ और अधिकारियों की, ये जाके हमने शेड्यूल कास्ट लोगों के घर जलाए, ये सिख और क्रिश्चियंस के घर जलाए, बौद्ध के घर जलाए, तो एक ऑफिस ऐसा है कम से कम जो तुम्हारे खिलाफ काम करेगा या कानून मुझे पकड़ेगा। जब ये डर आ जाएगा उनमें, तो ना आसाम की ये घटना होगी, ना दिल्ली दंगे होंगे, ना दलितों के साथ जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ जुल्म डेली हो रहे हैं, ना सिखों के साथ जो 84 में हुआ वो होगा। ये कुछ भी होना तभी रुकेगा जब सरकारी अफसर अपने राजनीतिक आकाओं का कितना भी दबाव हो। बिलफर्ज इसमें होम मिनिस्ट्री में जो अमित शाह जी बैठे हैं, उनका बहुत दबाव था कि गुजरात का मॉडल दिल्ली में रिपीट करना, और मेरे यहाँ तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा भी है, वो तो है ही, जग जाहिर है, वो उनका नाम लिया है अमित शाह जी का, तभी तो एक बार एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई ये बात। तो अब जब तक हम मुकदमा कपिल मिश्रा के ऊपर, जब तक हम कपिल मिश्रा साहब के ऊपर, जब तक मुकदमा हम जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे श्रीवास्तव जी उनके ऊपर, जब तक जो डीसीपी सूर्या थे जो कपिल मिश्रा जी को लेके गए वहाँ पे, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कराएंगे तो किसी को डर ही नहीं है। जब बल्कि उन्होंने तो अपना प्रेसिडेंशियल मेडल के लिए अप्लाई कर दिया था, तो क्या उनके ऊपर यूएपीए जैसे कानून लगेंगे? एकदम लगेंगे। यही तो बात है, तभी कानून का डर पैदा होगा। क्योंकि अगर किसी ने आतंकवाद का काम किया है तो वो पुलिस के, दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने, दिल्ली दंगों की बात कर रहा हूँ मैं, भ्रष्ट अधिकारियों ने किया है, और आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिकल जो ऑफिस बेयर थे उन्होंने किया है, कपिल मिश्रा साहब ने किया है। इन लोगों ने बम फेंके हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स ने बम फेंके हैं और गोलियां चलवाई हैं, घरों में आग लगाए हैं, ये सब काम किए हैं। तो इनके ऊपर अगर हम यूएपीए का मुकदमा नहीं लगवाएं तो क्या करें बताएं?
तो ये काम सिर्फ हम ही करते हैं, इसीलिए लोग हमारे पास अब आना शुरू हुए हैं। पूरी ताकत लगाती है पूरी सरकार, ये बात ध्यान से सुनने की है। पूरी दिल्ली पुलिस के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, आज भी जाके आप जो दिल्ली दंगों वाले हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल है, हर एक केस में ये कहा गया है कि तुम प्राचा साहब को वकील हटा दो, तो नहीं तो हम वजह क्या है सर कि आपको हटाने की कोशिश की जाती है? तो क्या देखिए, वजह है? वजह क्या ये आप सरकार को नाक में दम किए रहते हैं? मैं अपनी जगह खड़ा रहता हूँ, ना मैं बिकता हूँ, ना लालच में आता हूँ, ना डरता हूँ, क्योंकि मैं ईमान पे, मैं मुसलमान हूँ और मैं कोशिश, हालांकि बहुत ही जितना भी टूटा फूटा ईमान है वो हमें ये सिखाता है कि इस्लाम मज़हब जो है वो इंसाफ और बराबरी का सोशल मैसेज लेके आया है। यही मैसेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के तहत दिया है, जो बुनियादी मैसेज है इंसाफ और बराबरी का। यही इस्लाम का मैसेज है, सोशल मैसेज, और यही हमारे देश के संविधान का, और यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैसेज था, यही रसूलुल्लाह का मैसेज था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बाकी जो रोज़ा, नमाज और ज़कात, फितरा और हज जो हम करते हैं वो हमारे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। जो अल्लाह ताला के लिए काम है, जो ऊपर वाले के लिए काम है, वो इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना और बराबरी के लिए जद्दोजहद करना, ये ड्यूटी अल्लाह ताला ने हमारी लगाई है। तो उस ड्यूटी को मैं थोड़े बहुत सीरियसली लेता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर मेरे जैसे 15, 20, 25 ऑफिस और हो जाएंगे पूरे देश में, तो ये जो अन्याय चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और देश में संविधान और कानून का राज हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपको, ये जो कलीम साहब के ऊपर 2 एग्जाम्पल देता हूँ, बल्कि अभी मैं बाद में करूँगा। कलीम सिद्दीकी साहब का जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें एटीएस के ऊपर मुकदमा नहीं कराया जा रहा, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एटीएस ये झूठा मुकदमा, अपने राजनीतिक दबाव में या लालच में आके एटीएस ने ये सारा मुकदमा झूठा कायम किया। नहीं, कहा जा रहा है कि वो धर्मांतरण कर रहे थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, धर्मांतरण तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की बात है, एब्सर्डिटी है कि अगर हमारी देश में कहा जाता है, या तो ये बोले रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। अगर रूल ऑफ लॉ थोड़ा बहुत भी बाकी है तो ना दबाव में धर्मांतरण हो सकता है, ना लालच में हो सकता है, क्योंकि लालच दिया जाएगा, 10 दिन के लिए लालच होगा, 20 दिन के लिए लालच होगा, लालच देना बंद हो जाएगा तो धर्मांतरण से वापस आ जाएंगे। भाई मैं क्यों करूं, भाई मुझे पैसे मिलने बंद हो गए, मैं वापस। तो लालच में नहीं हो सकता, ना दबाव में हो सकता है। दबाव जैसे ही हटेगा आदमी खुद आ जाएगा। अब भारत जैसे देश में, जहां अभी पिछले 7 साल से तो खुलेआम मनुवादी सरकार है, तो किसी सोच की सरकार है, तो किसी तरफ से लालच या दबाव हो सकता है। तो आरएसएस और बीजेपी की तरफ से हो सकता है, पूरे देश में तो उन्होंने डर और दहशत का माहौल बना ही रखा है ना। तो दबाव यदि हो सकता है तो मनुवादी मानसिकता के धर्म को अपनाने का दबाव हो सकता है, लालच भी हो सकता है, क्योंकि सरकार पूरे देश में उनकी है और पूरे देश से लाखों करोड़ रुपए चुरा लिए गए हैं, जो कि आरएसएस और बीजेपी के कॉफर्स में या जेबों में चले गए, और उनके जो राजनीति जो इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं उनकी जेबों में चले गए। तो पैसा भी उन्हीं के पास है और राजनीतिक ताकत, साजिश तो नहीं रचा जा रहा, डर भी वही उन्हीं के पास है। तो डर और लालच तो सिर्फ मनुवादी मानसिकता ही दे सकती है ना देश में, चाहे तो वो बौद्धिस्ट धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, वो भी कोई दबाव नहीं दे सकता और लालच नहीं दे सकता। ना क्रिश्चियनिटी दे सकती है लालच और दबाव, ना सिखिज़म दे सकता है लालच और दबाव, ना जैनिज़्म दे सकता है लालच और दबाव, ना इस्लाम धर्म लालच और दबाव दे सकता है आज के हालत में। तो ये सारी थ्योरी ही झूठी है, और उसके खिलाफ अगर हम यूपी एटीएस के खिलाफ मुकदमा नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता सही तरीके से कानूनी लड़ाई हो रही है। एक बात, दूसरी बात, अभी ओवैसी साहब के घर पे हमला हुआ, उससे पहले अजमल साहब के घर पे हमला हुआ। ये भारत की पार्लियामेंट पे अटैक है। मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ कि ये यूएपीए का मुकदमा है, ओवैसी साहब को भी और अजमल साहब को भी, कि यूएपीए से कम पे कॉम्प्रोमाइज़, या उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें आतंकवाद का मुकदमा लगे, देशद्रोह का मुकदमा लगे। ओवैसी साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके घर पे हमला मतलब भारत की पार्लियामेंट पे हमला है, और ये केस उसी तरीके से लिया जाना चाहिए। उससे कम धाराओं में यदि हम सेटिस्फाई होते हैं तो फिर हम इंसाफ नहीं कर रहे, हम बाकी मजलूमों की लड़ाई ठीक से नहीं लड़ रहे हैं, भारत को संविधान बचाने के लिए लड़ाई ठीक से नहीं लड़ रहे हैं। तो इसमें 100% ओवैसी साहब के ऊपर हमले को भी यूएपीए का मुकदमा लगवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और जद्दोजहद करनी चाहिए, और इंशाल्लाह लगेगा। कम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कम की डिमांड भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बुनियादी बातें, इसीलिए सब अब पहले तो
कम लोग आते थे, अब जितने लोगों को पता लग रहा है कि हमारा ही ऑफिस ऐसा है तो अब और सब आ रहे हैं इधर। तो ये तो चेन रिएक्शन है। भारत के संविधान में भारत के कमज़ोर तबकों का बाबा साहब के ऊपर, बाबा साहब के संविधान के ऊपर भारत के कमज़ोर तबकों का कितना विश्वास है, और हम भारत के संविधान के हिसाब से ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो बावजूद इसके कि हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस लगा के, सुप्रीम कोर्ट, सीबीसी, सीबीसी, सीबीआई, सब प्रेस, सब कुछ कमज़ोर हो चुकी है, उसके बावजूद भी बाबा साहब के कानून में, बाबा साहब के संविधान में, हमारे देश में इतनी ताकत है, हमारे देश के निज़ाम में, कि आज भी इंसाफ हम दिला पाते हैं। क्योंकि हम दिला पाते हैं इसीलिए सब हमारे पास आते हैं। और इसीलिए जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो हमें जान से मरवाने की भी डेली कोशिश होती है। अगर मैं आपको अपना मोबाइल खोल के दिखाऊंगा तो डेली धमकियों की बौछार, डेली हम पे हमले तो कितनी बार हो चुके हैं। पर ईमान है, यकीन है संविधान पे, और ईमान पक्का है, मुसलमान हूँ, तो इन सब चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है और भी मेरे पर काम बढ़ेगा जितना मैं संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं गुजारिश करता हूँ हर एक ऐसी सोच वाले वकील से जो कि मेरी बात से इत्तेफाक करता है, वो हमारे साथ जुड़े। तो मुझे पूरा यकीन है मेरा बहुत मदद भी मिलेगी, मनोबल तो बढ़ेगा ही, और मदद भी मिलेगी, और लोगों को राहत भी और ज़्यादा मिलेगी अगर और वकील हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी तरह काम करने के लिए। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।